जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Jai Hind Defense aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Trishul Defense Academy. FCAT examination को अब बहुत ही कम days बचे हैं and I hope you guys are practicing regularly, doing the previous year question paper and making your own short notes. Guys, अब बस कुछ दिन की ही बात है, आप बस इन days को judiciously utilize कर लीजिए and you'll see your name appear in the selection list. So guys, today we will be studying directive principles of the state policy. ये बहुत ही important topic है polity और FCAT point of view से, और this is known as conscience of constitution. So it denotes directive principle of the state policy. It denotes ideals that a state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. So directive principles of state policy ये कहाँ से borrow किया गया था? It was borrowed from the Irish Constitution. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से borrow किया गया था, and it is the set of ideals जो state की definition है आर्टिकल 36 में, जिसमें ये कहा था state is an institution, it is the union government of India, the union government, or the यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी इंस्टीट्यूट दैट इज सेट अप बाय द स्टेट, वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है. सो इसमें आर्टिकल 36 में है, तो स्टेट को कोई भी लॉज फॉर्मुलेट करते वक्त या पॉलिसीज रखते वक्त इन आइडियल्स को ध्यान में रखना होता है, वो डीपीएसपी में आता है. डीपीएसपी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 एंड 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो अब ये इसमें आर्टिकल्स है 36 से 51 में. सो लेट्स रीड देम वन बाय वन. अभी जो पहला डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 है, उसमें आर्टिकल 12 और 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है. देन आर्टिकल 37 जो नॉन जस्टिफिएबल है, एंड दैट इज कि नो कंपल्शन ऑन स्टेट्स टू फॉलो डीपीएसपी. दैट इज आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि स्टेट्स पे कोई कंपल्शन नहीं है कि उन्हें डीपीएसपी फॉलो ही करना है, बट इट इज अ सेट ऑफ आइडियल्स जो स्टेट को माइंड में रखना होगा व्हेन दे आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज फॉर द कॉमन पीपल. नाउ आर्टिकल 38 में जो है पहला डीपीएसपी है, वो क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर. अब वो सोशल ऑर्डर कैसे सिक्योर करेंगे? थ्रू जस्टिस. अब जस्टिस कौन सा? सोशल, यानी कि सोसाइटी में सबको एक जैसे ट्रीटमेंट हो, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो, सबको पैसा कमाने की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की इक्वल चांसेस हो. और एंड पॉलिटिकल मतलब सबको इक्वल राइट्स और इस कंट्री में इक्वल तरीके से देखा जा रहा हो. एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज. अब इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए इनइक्वालिटी मिनिमाइज करना होगा, तो वो डिस्पैरिटी किस में कम करनी है? इनकम में, कि रिच बिकमिंग रिच एंड पुअर बिकमिंग पुअर ना करके पुअर बिकमिंग मोर रिच, एंड इनकम का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. स्टेटस, लोगों को कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा सोसाइटी में. फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो भी लोगों को या कॉमन पीपल को फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो सबके लिए एक जैसी हो. फिर आता है हमारा 39th दैट इज आर्टिकल, जो क्या कहता है कि सिटीजन्स के कुछ राइट्स हैं जिसको सिक्योर करना होगा गवर्नमेंट को जब भी लॉज बना रही हो. अब वो कौन से राइट्स हैं? राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, कि रोजगार के, लाइवलीहुड के लोगों के पास इक्वल मीन्स हो, एडिक्वेट सफिशिएंट मीन्स हो, जिससे सबको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और सब अपना डेवलपमेंट और अपनी नीड्स पूरी कर सकें. ना सिर्फ नीड्स पूरी कर सकें, दे आर डेवलपिंग इन अ हेल्दियर वे. देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. अब इक्विटेबल क्यों कहा गया है? हमने इक्विटी की बात की है कि पहले सबको सेम लेवल पे लाओ. सेम लेवल पे लाने के लिए हो सकता है कोई -1 पे हो तो उसको +1 करना पड़ेगा, पर 0 पे लाने के लिए, और 0 वाले को नहीं देना पड़ेगा, तो वो जहाँ पे +1 की जरूरत हो उसको वहां पे किया जाए. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑल्सो. जो लोग बैकवर्ड हैं फॉर रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, सो उनके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी
जो रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी में अवेलेबल, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कॉमन गुड, सबके गुड अच्छे के लिए. देन प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स एंड ऑफ प्रोडक्शन. वेल्थ और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वेल्थ जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसका कंसेंट्रेशन रोकना है, एक जगह ही नहीं रहना है, वो यूनिफॉर्म उसका डिवीजन होना चाहिए ताकि सब लोग उसका फायदा बराबर तरीके से उठा सके और शेयर कर सके. प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना है, वेल्थ को रिच कुछ सेलेक्टेड लोगों के बीच में नहीं कंसेंट्रेट करना है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन. अभी इक्वल पे की बात की गई है कि एक जैसे काम के लिए डिस्पाइट ऑफ जेंडर डिफरेंसेस उनको इक्वल पे करना होगा. कोई जेंडर के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना होगा पे में. सेम एक जैसा काम कर रहे हैं तो वेदर दे आर मेन और वुमेन उनको सेम पे मिलना चाहिए. देन प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज. जो हेल्थ और स्ट्रेंथ जो वर्कर्स की लेबर लॉज को करता है, एम्पावर करता है कि वर्कर्स और चिल्ड्रन को फोर्सिबल अब्यूज के अगेंस्ट उनको बचाना है और उनकी हेल्थ और उनका स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना है. उनके लिए वर्किंग कंडीशंस को काफी वर्कर्स के लिए वर्किंग कंडीशंस को हजार्डियस नहीं रखनी है. देन अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन दे आर द रिसोर्सेज, दे आर फ्यूचर एसेट्स, तो उनका हेल्दी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और इसीलिए उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टेट की ड्यूटी है. देन आर्टिकल 39A. अब आर्टिकल 39A जो है वो ऐड किया गया था जिसमें था प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर. सो ये आर्टिकल 39A में है. इसमें कि जो पुअर लोग हैं उनके लिए फ्री लीगल एड, डिफरेंट टाइप स्कीम्स लॉन्च करना ताकि उनको भी जस्ट इक्वल जस्टिस मिल सके. देन आता है आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 जो है उसके पहले विल टॉक अबाउट मोर अबाउट आर्टिकल 39A. ये कैसे आया था? ये 42nd अमेंडमेंट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इसने दिया था आर्टिकल 39A की प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर. नाउ वी हैव आर्टिकल 41. अब आर्टिकल 41 क्या है? इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस. ये इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में उनको राइट टू वर्क होना चाहिए, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट. इन लोगों के लिए भी आपको सर्टेन प्रोविजंस बनाने हैं जहां पे उनको राइट टू वर्क, काम करने के हक हो, उनको एजुकेशन मिल सके एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस. Now next is Article 42 जिसमें क्या है कि make provisions for just and humane conditions of work and maternity relief. जो maternity जो pregnant women है या उनके लिए just and humane conditions provide करनी है ताकि वो उन conditions में work कर सके. एंड maternity relief यानी जो pregnant women है वो maternity leave और जो benefits हैं उसके लिए उनको eligible करना, उनके लिए situations बनाना, conditions ऐसी बनाना. Then Article 43. Article 43 talks about secure a living wage, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers. इसमें again it is कि secure a living wage, proper wages हो और जिससे वो एक decent standard of living maintain कर सके और उनके लिए proper social and cultural opportunities हो workers के लिए. Then Article 43A. इसमें क्या है? To take steps to secure the participation of workers इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. की लेबर यूनियंस की बात करने ताकि उनके जो इंडस्ट्रीज के जो डिसीजंस हैं लेबर्स को लेके, पे को लेके, उसके लिए उनके पास एक मैनेजमेंट में उनका एक वॉइस हो और उसके लिए उनका पार्टिसिपेशन सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है. देन आर्टिकल 47. आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. या आंगनबाड़ी में जो पोषाहार या मिड डे मील स्कीम्स हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए करी गई हैं कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर जनता या अभी पोषण योजना जो गवर्नमेंट ने चलाई है वो सारी कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ और उनमें जो न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिलता रहे, कुपोषण को हटाना है, माल न्यूट्रिशन को, तो उसके और पब्लिक हेल्थ को, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए. अभी उसके बाद कुछ और डीपीएसपीज हैं जिनको हम गांधीयन डीपीएसपी कहते हैं. अब गांधीयन डीपीएसपीज क्या है?
गांधीयन डीपीएसपी जो है हमारी, वो पहली तो हमारी आर्टिकल 40 है, जिसमें है कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत. सॉरी गाइज, आई फॉरगॉट टू ऐड द स्लाइड बट आई एम सेइंग इट. सो आर्टिकल 40 पहला गांधीयन डीपीएसपी है, एंड दैट टॉक्स अबाउट कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नेंस. ये भी ऐसे कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो सके और छोटे लोकल लेवल पे लोग गवर्नमेंट और उनके उसमें पार्ट ले सकें. देन आर्टिकल 43, तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ये भी एक गांधीयन डीपीएसपी है कि लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और उसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना. उसमें 43A ऐड हुआ था. उसमें क्या था? स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. देन 43B क्या है, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था 2011 में. उसमें क्या था? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव्स. ये भी एक गांधीयन डीपीएसपी है. आफ्टर दैट आर्टिकल 44 जो है वो भी, इट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड जो पर्सनल लॉज हैं सिविल कोड में वो नहीं अलग अलग होते हैं, तो ऐसा नहीं. टू प्रमोट यूनिफॉर्म सिविल कोड्स अबव ऑल द बैरियर्स ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट एंड जेंडर. Then Article 45, right to education, that is to provide early childhood care, that is 0 to 6 years of age की बात की गई है. ये भी इसमें आता है. और ये किसमें आया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 2002 में. उसमें 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी. और उसी में ये भी था कि आर्टिकल 45 में राइट टू एजुकेशन एंड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो ये भी आर्टिकल 45 में था. Then Article 46 talks about, ये भी again it's a Gandhian DPSP because it talks about educational and economic interest of SC and ST communities to bring them to the level equal to all. Article 47 is also a Gandhian DPSP, that is it talks about enhanced level of nutrition that we have already discussed for overall public health, also prohibit intoxication. So Gandhi ji always opposed intoxication, alcohol, liquor, drugs, etc. So this is also a Gandhian DPSP. Then Article 48, again a Gandhian DPSP, is agriculture and animal husbandry on scientific terms and to ban cow slaughter. This is also a Gandhian DPSP कि agriculture और animal husbandry को बढ़ावा देना है on scientific terms so that लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, प्लस न्यूट्रिशन, क्योंकि भी लोगों के लिए प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन भी जनरेटेड रहे. देन आर्टिकल 48A, ये किस पे बात करता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट्स. देन आर्टिकल 49 में है कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट. And Article 50 is separation of judiciary and executive, that is जो judiciary और executive है उनको separate रखना है ताकि लोगों के लिए proper justice का मार्ग रास्ता पेव किया जा सके. And Article 51 is to promote international peace and security and maintain good relations. Now there are few DPSPs that are outside Part 4. What are these DPSPs? That is Article 335, which talks about the claims of the people from scheduled castes and scheduled tribes. Article 350A, which is it talks about instructing language of instruction in schools in mother tongue, and Article 351 that talks about development of Hindi language. So we have discussed these DPSPs. These DPSPs usually are the state duties. एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिएगा आप लोग and please make the notes. I have forgotten, sorry guys, because of few reasons I have forgotten to add this last Gandhian DPSP slides. So उसको आप एक बार सुन के उसका नोट्स बना लीजिएगा. वैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो it will be more beneficial. And now we'll talk about the features. Features कौन कौन से हैं DPSP के? So features, it resembles the instrument of instructions enumerated in Government of India Act 1935. So इसका फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो आया था उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, तो इट इज रिजेंबलिंग दैट थिंग ओनली, इट इज बेस्ड अपॉन दैट.
Then it constitutes a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state. एक modern democratic state के लिए 21st century में economic, social और political जो एक comprehensive program, सब कुछ detailed, सारी लोगों की needs को ध्यान में रखने हुए, हमारे resources और opportunities को ध्यान में रखते हुए ये बात करता है. Then they are non-justiciable, जो हमने article 37 में discuss किया है कि ये कंपल्सन नहीं होता है गवर्नमेंट पे, बट ये दीज आर फ्यू सेट ऑफ आइडियल्स, ये आइडियल कंडीशन में इसको फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट्स को लॉज बनाते वक्त. इट ऑल्सो हेल्प्स द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना वैलिड है कोई जो लॉ बनाया गया है. डीपीएसपीज आर लाइक अ स्टैंडर्ड मार्कर, उसके ऊपर या उसके नीचे कितना कोई लॉ है वो डिसाइड करने में, कोर्ट को एग्जामिन करने में ये बहुत हेल्प करता है. Then the phrase DPSP denotes the ideals that the state should have kept in mind while formulating policies and enacting laws. This we have already discussed. Now, conflict between fundamental rights and directive principle. So fundamental rights क्या है जो मिलनी चाहिए, और DPSP क्या है जो states को देनी चाहिए. So fundamental rights का पहला है कि these are negative as they prohibit the state from doing certain things. ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नेगेटिव है because they prohibit the state. But directive principles, these are positive because they require the state to do certain things. Fundamental rights, they are justiciable, that is they are legally enforceable. इसको legally enforceable किया जा सकता है, ये compulsory होती है, ये हर किसी को मिलनी चाहिए. DPSPs जो है वो non justiciable होते हैं, that is they are not legally enforceable by the courts. इनका वायलेशन करने पे they aim at establishing political democracy in the country. Fundamental rights political democracy establish करने में हेल्प करते हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी establish करने में हेल्प करते हैं. Fundamental rights have legal sanctions, they have moral and political sanctions. As we have already discussed, they are not legally enforceable, DPSPs. Then fifth is they promote the welfare of the individual, that is वो individual का welfare पे ध्यान देते हैं. They promote the welfare of the community, ये as a community as a whole पे focus करते हैं. They are personal and individualistic, जबकि DPSPs are societarian and socialistic. Then they do not require any legislation for their implementation, they are automatically enforced. And what do they require legislation for their implementation? They are not automatically enforced. ये हर किसी पे enforced होती है, illegally enforced है, इनमें कोई legislation नहीं है, ये होना ही होना चाहिए. इसको enforce करने के लिए law चाहिए. The courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental rights as unconstitutional and invalid. ये है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स को ह्यूमन की वॉलेट कर रहा हो, तो कोर्ट को राइट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देने का और इनवैलिड कर देने का. डीपीएसपीस के केस में ऐसा नहीं है. अगर कोई लॉ जो बनाया गया वो डीपीएसपीस को वॉलेट कर रहा है तो कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ violative of any of the DPSPs as unconstitutional and invalid. However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive. Although they can uphold, मतलब वो रोक सकते हैं कोई लॉ की वैलिडिटी को कि because it was enacted to give effect to a directive. So now again we'll talk Article 38, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47. They come under socialistic principles. We have already discussed this. Whereas Article 40, 43, 43B, 46, 47 and 48. ये please remember these article names. कई बार ऐसे आ जाते हैं, especially ये गांधीयन DPSP वाले. They are Gandhian principles of DPSP as they represent the program of reconstruction that was initiated by Mahatma Gandhi during national movement. अब let's talk about 42nd amendment. ये act ने it is a mini constitution in itself. So it added 4 new directive और वो कौन कौन से थे? 39, 39A, 43A and 48A. Then 44th amendment जो act हुआ था उसमें एक और directive आया था, वो article 38 था. Then 86th amendment जो 2002 का आया था, that changed subject matter of article 45 and made it fundamental right under 21A. यानी कि जो article 45 था वो पहले right to education वो पहले DPSP में था, but 86th amendment act 2002 में वो जाके
आर्टिकल 21A बन गया, दैट इज वो फंडामेंटल राइट बन गया। देन वी हैव द 97th एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था, उसमें कौन सा डायरेक्टिव ऐड हुआ था? रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B, एस्टैब्लिशिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग self-reliance. We have already discussed this thing. So guys, that will be it from my side on the topic DPSP. इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एंड शॉर्ट नोट्स और पॉइंट्स बना लीजिएगा, स्पेशली जो गांधीयन DPSP वाले आर्टिकल्स हैं उनको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एंड please keep working hard, keep practicing the time bound practice papers, previous year question papers, and give your best. Use this time judiciously so that in the coming days you are able to join the Indian Armed Air Force as the flying officer. तब तक के लिए keep working hard. Also like and share this video and subscribe to the YouTube channel of Trishul Defence Academy. जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।